हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी को मेरे नमस्कार। मैं राज कुमावत आप सब लोगों का अपेक्स क्लासेस एजुटेक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आपके 2019 में जो पेपर हुआ था उसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आपके 6th क्लास का। और ये देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस पूछेंगे इस पेपर में, टोटल 50 क्वेश्चंस है, उनको देखेंगे। आज हम पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 में सिर्फ 1 से लेकर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम 26 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे आज के 25 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए इस एग्जाम में, उनकी एग्जाम में हमारे सामने आ जाए तो वह बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन क्वेश्चन से हम क्या सीख के जाते हैं, ठीक है, और हम कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is added to the square of 28, the result is 1808. what is the number नंबर आपको बताना है। किसी नंबर के स्क्वायर में अगर आप 28 का स्क्वायर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1808 मिलता है। हिंदी में आप रीड कर लेना, एक संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर 1808 आता है, वह संख्या क्या होगी। अब देखो, सबसे पहली चीज यह है कि अगर मुझे ये नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 28 के स्क्वायर को इधर आके माइनस करूंगा तो 1808, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, पहले इसको स्क्वायर लिख दो। यहां पे स्क्वायर लिखोगे प्यारे बच्चों तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 784 आएगा। और इधर आ जाएगा आपके पास 1808, स्क्वायर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 1808। और ये मेंटली कैलकुलेशन करना है हमें, धीरे धीरे थोड़ी कैलकुलेशन पे स्पीड अप करना पड़ेगा, है ना। इन छोटी छोटी चीजों में अगर हम टाइम अननेसेसरी वेस्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस रह जाएंगे। -784 आ जाएगा। अब आप देखो 8, अब इनको माइनस करना है तो इकाई यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट माइनस करते हैं। 8 में से 4 गया तो कितना बचा, आपके 4 बचा। 8 में से 4 गया तो 4 बचा, ठीक है। और 180 में से 78 गए तो कितने बचे आपके पास, 102 बचे, तो 1024 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। आपको पता है अगर 4 है तो यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा, यानी 2 होता है तो उसके स्क्वायर में क्या आता है, 4 आता है, या फिर 8 होता है तो उसके स्क्वायर में क्या आता है, 4 आता है। तो आपके 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 32, 8 तो है ही नहीं कहीं पे। यूनिट डिजिट अगर 6 है तो इसके स्क्वायर में 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट 0 है तो इसके स्क्वायर में 0 आएगा, 6 में भी 6 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 32। और 32 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क। आप अगर आपको स्क्वायर भी याद नहीं है तो आप ऑप्शन को ऐसे टिक कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, जो नंबर है आपके पास कितना आएगा, 32 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नंबर क्या आ गया, 32 आ गया। यहां ये देखो मैंने एलिमिनेट कैसे किया जल्दी। आप ये देखो किसी का यूनिट डिजिट अगर 6 है और उसका आप स्क्वायर करते हो, जो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा आपके पास, इकाई का अंक 6 आएगा। और अगर 0 है तो आप स्क्वायर करते हो तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर 6 है तो स्क्वायर करने पे 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 2 4, या 8 के स्क्वायर में आता है, 8 8 64। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। तो 8 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, 2 ही दिख रहा है, तो 2 पे टिक करके आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 5 मीटर ब्रेथ इज 300 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ गार्डन इज। लेंथ निकालनी है, यानी हिंदी का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है कि 5 मीटर चौड़ा आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल। एक आयताकार डायग्राम बना लेते हैं, सुंदर सा डायग्राम। ये आपके पास एक आयताकार मैदान है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर, और लेंथ आपको निकालनी है, और बी की वैल्यू आपको ये दे रखी है। और इसका जो एरिया है वो आपके पास 300 कितना है, स्क्वायर मीटर है, 300 स्क्वायर मीटर आपको लेंथ। तो एरिया जो होता है प्यारे बच्चों वो 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू 300 आ गया आपके पास। लेंथ की वैल्यू निकालनी है और ब्रेथ आपके पास 5 है, तो 300, तो यहां से 5 से डिवाइड कर दो, इसमें 5 6 30 कट सकता है ऐसे क्रॉस में। और अब अगर आप ऐसे करना चाहो कि L इज इक्वल टू 300/5 वैसे करके करना चाहो तो बात है कि उसका आंसर वही आएगा 60 आपके पास। तो आंसर कितना आएगा आपके पास प्यारे बच्चों, 60 मीटर आपका राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला है ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। ए मैन जो टोटल डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ही कवर फर्स्ट 10 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 10 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर,
और थर्ड 10 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 10 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मैन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, हिंदी में आप रीड कर लेना, मैं बता रहा हूं कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर को 4 स्लॉट में ट्रेवल करता है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको 4 स्लॉट में क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। फर्स्ट 10 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगली 10 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगले 10 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और अगले 10 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी, तो एवरेज स्पीड जो होती है औसत चाल, ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने प्यारे बच्चों, वो होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो पहले वाला जो T1 है आपके पास, T1 कितना आएगा, T1 आएगा 10/10, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा तो 1 आवर का टाइम आएगा। T2 आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास, T2 आएगा 10/20, तो ये कितना आएगा आपके पास 1/2 यानी 0.5, 0.5 आवर्स। ठीक है, और T3 जो है आपके पास वो कितना आएगा, T3 वो है 10/30 आवर्स, 10/30 आवर्स, तो ये आ जाएगा 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 0.5 आवर्स बोल सकते हो, 1/2 आवर्स या 0.5 आवर्स। ठीक है, और T4 जो है वो आपके पास क्या है 10/40, और 10/40 का मतलब 1/4, और 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 आवर्स, एक ही बात है। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, या इसको 1/4 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो टोटल टाइम है आपके पास T, टोटल टाइम वो क्या आ जाएगा आपके, ऐड कर दो, 1 प्लस ये 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। मैं इनको हाफ में रख रहा हूँ, ठीक है, इसको हाफ ही रहने दो, पॉइंट में मत रहने, हाफ ही कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हाफ ही रहने दो, 1/2 आवर्स और ये 1/4 आवर्स। अब देखो एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से। तो टाइम T इक्वल हमारे पास आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, ये तो 1/1 है, इन तीनों का एलसीएम 12 आएगा, 12 आ रहा ना, तो 12 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 12 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो नीचे तो सबका 12 बन गया, ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 12 आ रहा है, और यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो कितना हो गया आपके पास फाइनली, 10 और 3 13, 25/12 आवर्स। तो एवरेज स्पीड निकालो, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 10 10 40, और टाइम कितना है आपके पास 25/12, 25/12। तो आंसर कितना आएगा 40 × 12/25। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर कितना आएगा आपके पास फाइनली। ठीक है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप देखो 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो कितना आएगा ये हो जाएगा आपके पास 12 8 जा 96/5। तो 96/5 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 96/5 का मतलब कितना हो गया आपके पास, ये 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस करके हमने निकाला है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आगे बढ़े, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 19.2। अब देखो इसको इजी वे में और कैसे कर सकते हैं, इजी वे में ध्यान से समझना, इजी वे में ये है प्यारे बच्चों, अगर आपको डिस्टेंस जो दे रखी है इक्वल दे रखी है, सपोज करो डिस्टेंस आपको इक्वल दे रखी है 4 स्लॉट में, ठीक है, आपको अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4, और आपको स्पीड क्या दे रखी है, अलग अलग स्पीड दे रखी है। कभी भी डिस्टेंस इक्वल हो तो आप इसमें 10 किलोमीटर पर आवर है, देखो शॉर्ट इजी वे में करने की बता रहा हूं मैं, ये 20 किलोमीटर पर आवर है, और ये 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझना, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना,
हम डिस्टेंस को कॉमन बना लेते हैं। डिस्टेंस को क्या बना लेते हैं? कॉमन बना लेते हैं। कॉमन कैसे? जैसे अगर इक्वल है आपके पास, इक्वल है डिस्टेंस, तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 120, तो 120 डिस्टेंस बना लेते हैं हम। सपोज करो 120 डिस्टेंस थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम डिस्टेंस को इनका एलसीएम बना लेते ताकि सबका डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे मैं टाइम t1 निकालूंगा तो कितना आएगा? इसका डिवाइड करो, 120 में 10 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 12। यहाँ पे टाइम t2 निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 120 में 20 का डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास? 6। टाइम t3 निकालूंगा तो 120 में आप 30 का डिवाइड करो तो कितना आएगा आपके पास? 4। टाइम t4 निकालूंगा तो 120 में आप 4 का डिवाइड करो 40 का, तो कितना आएगा? 3। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आई, इसलिए मैंने क्या करा? ऐसी वैल्यू जिसमें तीनों का डिवाइड हो जाए और इन तीनों का एलसीएम लेना है आपको। अब आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब आपके पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डी अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 120 को 4 बार ऐड करोगे तो कितना होगा? 4 इंटू 120 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपके पास? टोटल टाइम, ये हो रहा है आपके पास 12 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? ये 4 इंटू 120, ऐड करो इनको, 18 4 ये हो जाएगा 22, 25 आ गया आपके पास। कितना आ गया? 25। यहां तक कोई दिक्कत? 10 25 आ गया। अब आप देखो क्या करना है आपको, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 24, तो वही आपके पास 96/5 आने वाला है, यानी वही 19.2 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत आया? समझ में आया नहीं आया बताइए? 19.2 किलोमीटर पर आवर, वही आपका आंसर आ रहा भाई। 5 से कैंसिल हो गया, 24 4 जा कितना हो गया? 96/5 आपका आंसर आ रहा है। तो आप अपनी इजीनेस के लिए ऐसा कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े भाई। वही 19.2 आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ फ्रैक्शन में जो कैलकुलेशन हो रहा था अननेसेसरी, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। बाकी फॉर्मूला तो यही है, एक्चुअल वैल्यू इक्वल में ले सकते हो। जब इक्वल डिस्टेंस हो ना, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। अपने हिसाब से ऐसी वैल्यू ले लो जिससे में चारों का डिवाइड हो जाए, ताकि वैल्यू हमारे पास इंटीजर में आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज, ध्यान से समझना, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट इंक्रीज बाई 5 किलोग्राम if a boy with weight of 20 kilogram is replaced by a new boy, what is the weight of new boy? आपको क्या बोला जरा? 6, आपके पास 6 बॉयज है, 6 बॉयज है, बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3, बॉय 4, बॉय 5 और बॉय 6 बॉय है आपके पास। ठीक है, 6 बॉय है। इनका जो एवरेज वेट है वो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन एक बॉय है जिसका वेट है वो 20 किलोग्राम। हम इसको मान लेते हैं इसका वेट 20 किलोग्राम है, कुछ भी ले लो आप, किसी को भी। इसको हम क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, इस 20 किलोग्राम को बाहर कर रहे हैं और इसकी जगह नया बॉय लेके आ रहे हैं, नया लेके आ रहे हैं। और इस नए के आने से क्या हो रहा है? सबके एवरेज में जो एवरेज में है वो 5 किलोग्राम का इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 किलोग्राम का इंक्रीमेंट, समझ रहे हो इस बात को? 5 किलोग्राम का इंक्रीमेंट, यानी इसमें भी 5 किलोग्राम का इंक्रीमेंट हो रहा है। एवरेज का मतलब प्रत्येक में इंक्रीज होना, एवरेज का मतलब प्रत्येक में इंक्रीज होना। अब एवरेज इंक्रीमेंट 5 है, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी आपके पास? टोटल इंक्रीमेंट आपके पास आएगा 6 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 30 का इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो? 30 किलोग्राम का इंक्रीमेंट हो रहा है, सब में, प्रत्येक में हो रहा है। अब यहां पे जो आएगा उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, यहां पे जो आएगा उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। भाई ये जा रहा है लेकिन इसकी जगह दूसरा आ रहा है, ये B6 जा रहा है लेकिन इसकी जगह दूसरा आ रहा है, और जो दूसरा आ रहा है उसका वेट कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है भाई, 6 बॉय का एवरेज आपको पता गिवन नहीं है क्या था, लेकिन ये 20 किलोग्राम वाला एक बॉय जाने की जगह दूसरा बॉय आ रहा है, उसके आने से एवरेज में 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एवरेज में क्या हो रहा है? 5 का इंक्रीमेंट, प्रत्येक में 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रत्येक में क्या हो रहा है? 5 का इंक्रीमेंट। तो अगर सब एवरेज वृद्धि का मतलब ये होता है कि प्रत्येक में इंक्रीज होना। प्रत्येक में 5 का इंक्रीमेंट, तो टोटल इंक्रीमेंट 30 का होगा, और वो इसके आने से हो रहा है। अब देखो, अगर 20 किलोग्राम का बॉय जा रहा है और 20 का ही वापस आ रहा है, तो एवरेज में क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज होगा नहीं होगा। लेकिन अगर 20 का जा रहा है और इसके आने से वृद्धि हो रही है, तो 20 तो लेके आ रहा है, प्लस जितनी की वृद्धि हो रही है टोटल वो भी लेके आ रहा है, तो इसका वेट कितना हो गया? 50 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि इसके आने से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 30 लेके आ रहा है। जो एक्स्ट्रा 30 ला रहा है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 5 5। ठीक है, तो इसका वेट कितना हो गया? 50। और अगर इसके आने से कमी होती
तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे, क्या कर देते? माइनस। आने से कमी होती तो माइनस करते और वृद्धि होती तो प्लस कर देते, इंक्रीमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए टेबल वाज परचेज एट 1000 रुपीज एंड वाज सोल्ड एट 800 रुपीज, व्हाट वाज गेन और लॉस परसेंटेज। यानी 1000 रुपए में आपने परचेज करके आपने 800 रुपए में इसको सेल कर दिया, 800 रुपए में आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो आपको यहां पे क्या हो रहा है? 200 रुपए का सीधा सीधा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। तो आपको लॉस परसेंटेज निकालना है। आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस निकाल। तो परसेंटेज जो लॉस होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है आपके पास? लॉस और अपॉन क्या होता है नीचे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो, परचेज प्राइस बोल सकते हो, एक ही बात है। और इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है आपको? 200 का। और कॉस्ट प्राइस कितने में आपने परचेज किया इसको? 1000। आपकी कॉस्ट कितनी लगी? और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया आपका? 20% आपका आंसर आ गया। 20% का क्या हो गया? उसका लॉस हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अ मिल्कमैन has 2 cans of milk containing 75 liter and 45 liter of milk respectively. What will be the measure of largest vessel that can measure the milk of the 2 can exactly? यानी एक कैन है आपके पास, एक कैन आपको दे रखा है, ठीक है। मिल्कमैन के पास एक कैन है, 2 कैन है, ऐसे ही होते हैं कैन, ठीक है। 2 कैन है, एक 75 लीटर का है, एक 45 लीटर का है। आपको एक ऐसा पैमाना बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आपको मेजरमेंट बनाना पड़ेगा कि जिससे इसको पूरा भरने पर इसका लीटर भी आ जाए और इसको भी मेजर कर सके दोनों का। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो लेते हैं इसके लीटर लेने के लिए हम इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। ज्यादा से ज्यादा लार्जेस्ट पूछ रहा है ये, मेजर ऑफ द लार्जेस्ट वेसल, तो आपके पास क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ ऑफ 75 एंड 45, तो वो क्या होगा आपके पास? 15 लीटर। 15 लीटर यानी 15 लीटर का ये होगा ना, तो 15 लीटर का है तो इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसको 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45, यानी इसको 3 बार में करेगा, इसको 5 बार में करेगा, तो 15 लीटर आपका आंसर आ गया। एलसीएम नहीं होगा या एचसीएफ होगा। एलसीएम तो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जिसमें सबका भाग डिवाइड हो, जबकि यहाँ वो छोटी सी वैल्यू जिसका इन दोनों में डिवाइड हो। एचसीएफ पूछा आपसे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द लास्ट मल्टीपल ऑफ 23? लिस्ट मल्टीपल, लास्ट नहीं लिस्ट। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21, 24 लीव्स रिमाइंडर 7, 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस की करने की क्या ट्रिक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले वो नंबर 23 से डिविजिबल है, वो नंबर क्या? 23 से। तो इनमें से देखो 23 का डिवाइड किस में हो रहा है? 23 5 जा 115, 23 का इसमें नहीं हो रहा है डिवाइड, कि 1240 में आप अगर 23 का डिवाइड करोगे ना तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 23 5 जा 115 होगा, फिर आपके पास 90 में 23 का डिवाइड नहीं होता है। फिर दूसरा लेते हैं 3013। 3013 में 23 का डिवाइड करके देखो, 23 ये 1 जा 23, कितना बचेगा आपके पास? माइनस करने पे 7, 23 3 जा 69, और फिर माइनस करने पे 2 बचेगा, 23 1 जा 23, यानी इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें हो रहा है डिवाइड। और आगे करके देख लेते हैं। 23 हो सकता है 2 में डिवाइड होगा, आगे भी कंडीशन दे रखी है ना, इसलिए 23 का डिवाइड करोगे तो 23 1 जा 23, माइनस करने पे 0 आएगा, अगला 6 आ गया, और नेक्स्ट उतारने के लिए मैं 4 में डिवाइड हो नहीं रहा। अगला नंबर क्या है आपके पास? 7628, 7628, 48 नहीं 28, तो 23 3 जा 69, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 72, फिर 3 जा 69, माइनस करने पे कितना बचेगा आपके पास? 3 8 38 में भी नहीं हो रहा, मतलब एक ही ऑप्शन है बी जिसमें 23 का डिवाइड हो, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? आप देखो इसमें तीनों का डिवाइड करके 18 का डिवाइड करो, 18 का डिवाइड करोगे ना 3013, ध्यान से समझना, 3013 में 18 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? आपको रिमाइंडर मिलेगा कितना? 7 मिलेगा। और 3013 में आप 21 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 10 मिलेगा। और 3013 में आप 24 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 13 मिलेगा। कितना मिलेगा? 13। डिवाइड करके देख लो, आप डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर आपके पास शेषफल जो यही आएगा। ठीक है, और अगर 2 ऑप्शन आते हैं 23 के, तो फिर हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को चेक करते हैं एक एक को। अभी रिमाइंडर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 23 का डिवाइडर, वही आपका आंसर है, वही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अदरवाइज को कॉन्सेप्चुअली सोल्व करने की मैंने आपको मेथड बताया था जब हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, वो मेथड मैंने आपको बताया था। मेथड क्या होता है कि हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं,
हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। पहले एलसीएम लेंगे हम किसका, 18, 21 और 24 का एलसीएम लेते हैं। अब आप देखो कि 18 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 7 मिल रहा है, ठीक है। 21 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 मिल रहा है, 24 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 मिल रहा है। और इनका जो डिफरेंस है 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 24 माइनस 13, वो डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है तीनों में। क्या आ रहा है, इक्वल। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। डिफरेंस तीनों में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 11। तो हम क्या कर देते हैं, फिर इसमें से 11 माइनस कर देते हैं, 11 माइनस। अब जो नंबर आएगा वो ये आएगा आपके पास, मल्टीपल ऑफ एन। अब देखो छोटे से एन क्यों लगाते हैं यहाँ पे मल्टीपल, एन इसलिए लगाते हैं कि छोटे से छोटा नंबर तो ये होगा और फिर इसके आगे के मल्टीपल एन आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू रख के देखेंगे 23 से डिविजिबल कौन सा है, एन की वैल्यू रख के देखेंगे। अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, इनका एलसीएम आ रहा है आपके पास 21 है, 24 है, 18 है। तो ये देखो इसका तो 72 आ गया। अब 72 इंटू 7 तो आपका आंसर आएगा 504 504 इंटू एन और माइनस 11। अब एन की वैल्यू रख के देखो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एन की वैल्यू 6 रखता हूं, सपोज करो एन की वैल्यू में 6 रखता हूं तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, ये 23 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। ये नंबर क्या होना चाहिए, 23 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 23 से डिविजिबल बनाने के लिए एन की वैल्यू 6 रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये 6 4 जा 24, ठीक है। ध्यान से समझना, 6 रखो, 6 इंटू 504 माइनस 11 तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3013। दिस इज योर आंसर। ये 23 से डिविजिबल है, ये 23 से क्या है, डिविजिबल। डिविजिबल बाई 23। आप बोलोगे सर आपने 6 कैसे रख दिया, 1 से लेकर 5 रख के देखो आप एक बार। क्यों, 1 से लेकर 5 रख के देखो तो आपका डिवाइड नहीं होगा ये आप कर लेना। वैल्यू रखते हैं हम 1 से लेकर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 ऐसे रख के देखेंगे किस पे डिविजिबल है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यूज है ना ऑप्शन में, वो वैल्यूज एक देखो 1200 है। 1200 का मतलब 5 2 जा 10, 2 रखो n बाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 1000 के नियर जाएगी वैल्यू, 1000 के नियर जाएगी तो आपका आंसर होगा। तो 1000 माइनस 11 तो 1200 तो बनेगा नहीं, ठीक है। फिर n की वैल्यू आप यहाँ पे 30 है तो 5 6 जा 30 होता है, 5 6 जा क्या होता है 30, 5 6 जा 30 होता है तो 6 रख के देखो, क्योंकि 500 6 जा 3000 आएगा तो वो रख के देखा आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर ये होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना आपको भाई, आपका जो फॉर्मेशन होता है ना वो ये होता है। अब इसमें n की वैल्यू रख, छोटा से छोटा वैल्यू तो छोटे से छोटा नंबर तो यही है जो सिर्फ तीनों से डिविजिबल है, लेकिन आगे कंडीशन रिमाइंडर की दे रखी है तो ये कॉमन रिमाइंडर माइनस करते हैं और छोटे से छोटा नंबर निकालने के लिए n की वैल्यू 1 रख दो। लिस्ट नंबर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आंसर आपका 504 माइनस 11, 504 माइनस 11 क्या आ जाता है आपके पास, ये 7 है तो 693 आ जाता आंसर। लेकिन आपको क्या बोल रखा है, वो नंबर 23 से डिविजिबल भी है, तो फिर n की वैल्यू रख के हमें 23 से देखना पड़ेगा डिविजिबल कौन सा है। तो 1 पे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 500 के नियर कोई वैल्यू नहीं है। फिर 2 रखूंगा तो 1000 आएगा, 1000 में से 11 माइनस करूंगा तो भी 1100 के अप्रोक्स कोई वैल्यू नहीं है। फिर 6 रखूंगा तो 3 रखूंगा तो 1500 के भी नहीं है। 4 रखूंगा तो 5 4 जा 2000 के नियर भी कोई वैल्यू नहीं है। 5 रखूंगा तो 2500 आएगा, 5 5 जा 25 तो उसके भी नियर कोई वैल्यू नहीं है। 6 रखूंगा तो 6 5 जा 3000, 3000 के नियर वैल्यू है एक, 3000 के नियर वैल्यू है एक, 3010। ये आपका आंसर। 2 3 6 4 भी आप रखे देख सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो बिना सोल्व किए आप टिक कर सकते हो आंसर पे। इनको देखो 23 से डिविजिबल कौन सा, वही आपका आंसर है। लेकिन फिर भी आपको अगर कंसेप्चुअली सोल्व करना है तो आप ऐसे करोगे एग्जाम में कैसे करोगे, ऐसे। अगर कंसेप्चुअली सोल्व करना है तो, लेकिन हम हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर 3 नंबर 23 से डिविजिबल आ जाते तो फिर हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत होती है ना, लेकिन एक ही ऑप्शन है तो उसकी मजबूरी है सही होना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 4 क्लॉक्स रिंग एट टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स और 12 सेकेंड्स। 4 क्लॉक है, वो एक 6 सेकंड के बाद रिंग करती है, 8 सेकंड के बाद रिंग करती है, 12 सेकंड के बाद रिंग करती है, 18 सेकंड के बाद रिंग करती है। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। एक साथ किस टाइम पे रिंग करेगी, 6 8 12 और 18। इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 72। तो 72 सेकंड के बाद वो एक साथ रिंग करती, ये 6 सेकंड के बाद रिंग करेगी, ये 8 सेकंड, लेकिन चारों साथ कब रिंग करेगी, हर 72 सेकंड के बाद रिंग करेगी चारों, ठीक है। आपको क्या बोला कि 12 M पे दोनों इन सभी ने साथ रिंग किया, अभी सभी साथ बचती है। तो आपको बताना है कि
देन हाउ मेनी टाइम विल दे रिंग टुगेदर विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 मिनट। 6 मिनट में कितनी बार बजती है? तो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 6 मिनट में होगा 6 × 60। इतने सेकंड में कितनी बार बजेगी? 72 सेकंड बाद हर बार बजती है, तो डिवाइड कर दो। आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 × 6 कितना होगा? 360। तो 360 में आप डिवाइड कर दो 72 का, कितना बार जाएगा? 5 बार बजेगी। कितनी बार? 5 बार। क्लियर है? आगे बढ़े, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है वो टू नंबर्स का, वो क्या है? 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का 28 टाइम्स है। आगे बढ़ो, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो 1740 दे रखा है। तो यहां पे 28 एचसीएफ रखूंगा तो प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1740। तो ये जाएगा 29 एचसीएफ इज इक्वल टू 1740। तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा ये 1740 अपॉन 29, और ये 6 टाइम कट जाएगा। कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 6 टाइम कट जाएगा इससे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इफ वन नंबर इज 240 देन व्हाट इज द अदर नंबर। एक नंबर अगर 240 तो दूसरा नंबर क्या होगा? अब आपको पता है कि एचसीएफ ये आ गया, तो एलसीएम क्या होगा आपके पास? एलसीएम होगा 28 एचसीएफ, और वो क्या होगा आपके पास? 28 × 60। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दो नंबर्स के इक्वल होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब एचसीएफ क्या है? 28 एलसीएम है, तो 28 × एचसीएफ कितना आएगा? 60, और ये एचसीएफ कितना है? 60 इक्वल टू एन। एक नंबर आपको 240 दे रखा है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो ये 16 4 जा 4 से कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, और ये 4 से कट जाएगा 7 टाइम, 4 4 7 जा 28, 4 7 28। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा? n2 इक्वल टू आएगा आपके पास 7 × 60, तो 7 6 जा 42, 420 आपका आंसर। दिस इज योर आंसर, 420 इज योर करेक्ट आंसर। यहां तो कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। एक तरीका और आपको नंबर चूज करने का, कि आपको पता है कि जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया है। एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आ गया? 60। तो जब एचसीएफ 60 आ गया है हमारे पास, तो एचसीएफ का दूसरा नंबर में डिवाइड होगा। अब दूसरा 60 से डिविजिबल कौन सा है? ये 60 से डिविजिबल नहीं है। ये इसमें 60 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसमें भी 60 का भाग नहीं जा रहा है। ए आपका राइट आंसर होगा। भाई आप यहां तक कर लिया ना आपने, इसके बाद करने की आपको जरूरत नहीं थी। इसके बाद करने की आपको जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी प्यारे बच्चों? ध्यान से समझो। जब आपके पास एचसीएफ 60 आ गया, इसका मतलब क्या है? एचसीएफ है, उससे दोनों नंबर डिविजिबल होते हैं। अब ये तो डिविजिबल है एक नंबर, तो दूसरा नंबर जो होगा वो भी 60 से डिविजिबल होगा। तो 60 से डिविजिबल कौन सा है इनमें से? इसमें डिवाइड करेंगे 60 का, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा? 6 का 50 में डिवाइड नहीं हो रहा। यहां पे देखो 60 का डिवाइड करो, 0 से 0 कट जाएगा 60 का, फिर 6 बचा, 6 का इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें 0 0 कट जाएगा, 6 का डिवाइड नहीं हो रहा, एक में 6 का डिवाइड हो रहा है। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आसू टेक 12 days to complete the work, Pranav takes 10 days to complete the work, same work, and Asu, Pranav and Ramu take 5 days to complete the work, same work. How many days will Ramu take to complete the same work? यानी रामू अकेला कितने दिन में करता है? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे A फॉर आसू ले रहा हूं, P फॉर प्रणव ले रहा हूं, और A प्लस P प्लस R फॉर रामू ले रहा हूं, तीनों का। ठीक है, आसू, प्रणव, रामू। तो ये 12 days में कंप्लीट कर रहा है, ये 10 days में कंप्लीट कर रहा है, और ये 5 days में कंप्लीट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? टोटल वर्क अज्यूम करते हैं सबसे पहले, और टोटल वर्क क्या होता है? इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 12, 10 और 5। आपको पता है 5 का 10 में डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम तो 10 हो गया। किसी भी नंबर का अगर दूसरे में डिवाइड होता ना, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम होता है जिसमें डिवाइड करते हैं। अब 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60, क्योंकि इनका मल्टीपल 60 होता है। ठीक है, तो 60 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। 60 यूनिट, इतना आपने वर्क। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है। अब इनका हम 1 डे वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी। 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क, अब 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं भाई? 12 डेज में इतना काम कर रहा है ये, तो एक 1 डे में कितना करेगा? 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5 यूनिट। ये भी क्या कर रहा है? 10 डेज में 60 कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा? 10 डेज का डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा आपके पास? 6 यूनिट। और ये तीनों मिलके 5 डेज में इतना कर रहे हो, तो 5 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 12 यूनिट। अब तीनों की एफिशिएंसी,
तीनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो रामू कितना करेगा बताइए? रामू का वन डे वर्क कितना आएगा? रामू वन डे वर्क, तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट कर रहे हैं, ये 5 यूनिट कर रहे हैं, 6 यूनिट कर रहा है, दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर दो, है ना। आंसू प्लस प्रणव प्लस रामू में से आप आंसू और प्रणव को माइनस कर दो, तो रामू का आ जाएगा। तो ये 12 है और माइनस 6 प्लस 5 11, तो 12 माइनस 11 कितना आएगा आपके पास? 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी 1 डे में 1 यूनिट कर रहा है, तो इतने को कितने दिन में करेगा ये? 1 डे में 1 यूनिट कर रहा है, ठीक है। तो 60 यूनिट को करने में कितना टाइम लगाएगा रामू? 60 यूनिट को करेगा 60 डिवाइडेड बाई 1, यानी 60 यूनिट आपका आंसर, 60 डेज आपका आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला है, 60 डेज आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट 11, एक विद्यार्थी ने हिंदी में लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 7236, ये 7236 को ये आपके लिखा हुआ 56 होना चाहिए, 56, ये 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर असल उत्तर से कितना भिन्न होगा? यानी एक विद्यार्थी ने क्या करा, 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, यानी उसको बोला गया कि 7236 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 56 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसने कर किससे दिया? 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका आंसर कितना ज्यादा आ रहा है यहाँ पे? इसकी जो वैल्यू आएगी इससे कितना ज्यादा है आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये रहने दो, 7236 इंटू 65 माइनस इसमें से 7236 इंटू 56 कर दो। तो देखो 7236 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, 765 माइनस 56 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 9। तो 9 इंटू 7236 आपका आंसर। अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन आ रहा है तो कॉमन से मल्टी। अब देखो 9 6 जा 54, 9 6 जा 50, 9 6 54, तो इकाई का अंक 4 आएगा। अब इकाई का अंक 4 इसमें ही दिख रहा है मुझे, यही आपका आंसर है। इकाई का अंक 4 इसी में दिख रहा है ना, यही आपका आंसर है। बाकी पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9 6 जा 54, 4 5 आया आपके पास कैरी। 9 3 जा 27, 5 कितना हो जाएगा? 32, 3 आया। 9 2 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, 2। 9 7 जा 63 टू 65, 6 5 1 2 4 आपका आंसर आ गया। इतना आंसर ज्यादा आएगा आपके पास जब इसको गुणा करोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, या आगे कुछ भी नहीं है ना, आगे कुछ भी नहीं है। सिंप्लीफाई करना है कि 1 डिवाइडेड बाय, मैं लिख देता हूं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 1/3। अब ये देखो वी बोर्ड मास पे डिपेंड है, वी बोर्ड मास मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन में कि वी बोर्ड मास पे क्वेश्चंस आपके आएगा। अब वी बोर्ड मास क्या होता है? विनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। विनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले विनकुलम सोल्व होता है, विनकुलम किसी पे नहीं है, फिर क्या होगा? ब्रैकेट सोल्व होगा। अब ब्रैकेट आपके पास क्या दे रखा है? सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करो, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आता? 12 आता, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया आपके पास 9/12 और ये हो गया आपके पास 4/12। तो कितना आएगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर आएगा आपके पास 5/12। कितना आएगा? 5/12। 5/12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना था? डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। अभी ब्रैकेट खुला नहीं है एग्जैक्टली, अब ब्रैकेट ओपन हो गया। ये डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 और ये कर्ली ब्रैकेट यानी मंजिला ब्रैकेट आपके आ गया और डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया 1। इसको सोल्व करो आप। अब देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम ये करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई एज इट इज आ जाएगा, फिर आपके 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6 एज इट इज, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए उल्टा कर देंगे 12/5। तो 6 2 जा 12, 2/5 आ गया। तो फाइनली आपके पास ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई, अभी ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस 1/3 और प्लस ये हो गया आपके पास 2/5 आ गया। अब देखो इनका एलसीएम लो, इन दिनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है ना। तो इनका तो 6 आ गया, 30 आ जाएगा। अब 30 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इनका 6 आ गया, इनका 5, 30 आ गया। एलसीएम 30 होता है, 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे।
तो आपके पास फाइनली क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई ऊपर क्या आ गया आपके पास 15 प्लस 10 25, 15 प्लस 10 प्लस 12 और नीचे कितना आ गया आपके पास 30। अब देखो 30 नीचे आया तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पे 30 ऊपर आएगा और 30 ऊपर आएगा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं 30 नीचे है, ये भी नहीं होगा इसमें 30 नीचे 30 ऊपर, ये की ऑप्शन में दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर भी आप कर लो। ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करो 37 बाई 30। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 30/37, यानी 30/37 आपका आंसर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर दो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले मैं इसको बोल्ड कर देता हूं डायग्राम को, ताकि आपको विजिबल हो जाए अच्छे से। ठीक है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये 0.5 सेंटीमीटर है, और ये दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड इट ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना बड़ा ही सिंपल है। पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसका टोटल सम निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए 1 प्लस 4, अब देखो 4 यहां भी है और यहां भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। ठीक है, सारा निकालना है ना, तो 1 प्लस 4 ये भी करेंगे तो 2 बार आ गया। उसके बाद 0.5 2 बार है तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 2.5 2 बार है तो 2.5 को तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.0, और प्लस ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 1, तो हो जाएगा 9 प्लस 6 15 आपका आंसर आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर वाला तो कभी नहीं, स्क्वायर वाला एरिया की यूनिट होती है, पेरीमीटर की यूनिट नहीं होती। किसकी होती है, एरिया की यूनिट होती है। आगे चले अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14, एक कमरे का आपको दे रखा है कि एक कमरे का माप 5/4 है, 5 मीटर बाई 4 मीटर। ठीक है, उसमें एक वर्ग कालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है, ये 3 मीटर दे रखी है आपको, 3 मीटर है जिसमें बिछाया गया, उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछाए। अब देखो ये बिछाया हुआ कालीन यहां पर नहीं बिछाया हुआ है, कालीन यहां पर नहीं बिछाया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी जो भुजा है ये 5 है और ये 3 है, 5 मीटर और 4 मीटर, 3 नहीं है 4 मीटर है। ठीक है, और इसकी भुजा 3 मीटर है आपके पास, 3 तो आपको अगर इसका एरिया निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये रेक्टेंगल है आपके पास 5/4 का, इसमें से आपको स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा 3 एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, और इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। याद है या नहीं आपको, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा 5 × 4, तो 20 - 9 इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। 11 मीटर स्क्वायर, यानी इस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, आपका कारपेट नहीं बिछा हुआ इस पे। ठीक है, ये कारपेट यहाँ बिछा हुआ स्क्वायर, यहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, वो आपको निकालना है। तो इस रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे। आगे चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 15, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपए। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक डजन का मतलब 12 पेन, 12 पेन की कॉस्ट कितनी है आपके पास 180। तो यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन है भाई, 1 पेन का मेन कितना होगा, 12 का डिवाइड कर दो 180/12, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 115, 15 आ जाएगा, 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज। आगे क्या बोला जा रहा है, 8 बॉल पेन। अब देखो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी पेन, ये बॉल पेन है आपके पास। 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है 56 रुपये। तो 1 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी होगी आपके पास, 1 बॉल पेन की कॉस्ट होगी आपके पास 56/8, कितना होगा 7। तो इसका इससे रेशियो निकालना है आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा 15:7, 15:7। यानी आपको पूछा है कि द रेशियो कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, यानी ए पेन है तो पेन वाली पहले आएगी, बॉल पेन की बाद में आएगी। तो 15:7 आपका आंसर। आगे चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रक में आपके क्या दे रखा है, एक ट्रक
इतने किलोमीटर 594 है, ये 594 किलोमीटर चलने पर आपको क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर 594 चलने पर आपको 108 लीटर डीजल लगता है। 108 लीटर क्या लगता है आपको, डीजल लगता है। तो आपको बताना है कि 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा। तो ये क्या है, आपके डायरेक्ट वेरिएशन पे है, डायरेक्ट वेरिएशन पे क्वेश्चन, डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर डीजल की क्वांटिटी बढ़ाओगे, आप डीजल की क्वांटिटी कैपेसिटी बढ़ाओगे तो आपको डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। डिस्टेंस पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीज पे इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2। तो A1 क्या है आपके पास, A1 किसको ले रहे हो आप, A1 ले लो किसी को भी, या तो डीजल ले लो। ठीक है, A1 अगर आप डीजल ले रहे हो और B जो B है उसको आप ले लो डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो A1 क्या है आपके पास, डीजल। 108 लीटर को डिस्टेंस कितनी लग रही है आपके पास, 594 लग रही है। तो आप ये मुझे बताओ कि 1650 डिस्टेंस के लिए कितना डीजल चाहिए होगा आपको। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, और ये आपके पास आ गया 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। और उसके बाद आपके पास 27 से कैंसिल हो जाएगा, ये 27 से कैंसिल हो रहा है, इसको काट सकते हो। ये 4 से कैंसिल कर दो 27 से, 27 4 जा 108, 27 का इसमें भाग लगाओ, 27 1 जा 27, फिर 2 बचेगा, 27 1 जा 27, 11 बचा। या आप ये कट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। या आप ऐसे कर सकते हो, क्रॉस में अगर ऐसे नहीं काटना चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप क्रॉस में करके काट सकते हो। ठीक है, ये लो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ बेसिक से। अगर डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, 594 बात एक ही है, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा था। ठीक है, हो सकता है आपके समझ में नहीं, ऐसे देख लो आप। तो आप क्या करोगे, इसमें आप डिवाइड कर दो, इसको करोगे आप 2 से तो 8 2 5 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो इसको 2 से करो तो 2 2 जा 4, 2 9 18 और 2 7 जा 14। अब 27 का करो डिवाइड, 27 2 जा 54 होता है और 27 4 जा 108 होता है। तो ये आपके पास 27 4 जा 108 और 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, 11 का हो गया। अब 11 से ये कट जाएगा, 11 7 जा 77, फिर 5 बचा, 11 5 जा 55। तो आंसर कितना आ गया, 4 × 75, यानी आपके पास कितना आ गया, 600 600 आपके पास लीटर चाहिए पेट्रोल। कितना चाहिए, 600 लीटर आपका आंसर। 6 नहीं आएगा, 300, सॉरी 300 आएगा ना, 600 नहीं आएगा यहाँ। सही है, 75 2 जा 150, तो यहाँ पे 4 × 75 कितना आएगा, 300 लीटर आंसर। 300 लीटर आपका राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि आपको क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 17 में मूलधन आपके पास कितना देगा, 5000 रुपए। 5000 रुपए का मूलधन और दर आपको 7.5% दे रखी है। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का समय का साधारण ब्याज बताइए। अब साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास P × R × T/100, यही होता है। तो ये होगा आपके पास 5000 और इस दर को सिंप्लीफाई करो, 7 2 जा 14 और 15/2%, 15/2%। तो ये हो गया आपके पास 15/2% और टाइम 3 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा 25। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 25 × 15 × 3, तो ये 25 × 45। तो कितना होगा आपके पास, 25 चौक 100 हो जाएगा, 125 कितना हो जाएगा फाइनली, 1000 और 125 कितना हो गया, 1125 आपका आंसर। 1000 और 125 कितना हो गया, 1125 आपका राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे चले प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सिंपल कैलकुलेशन था ये। तो किसी त्रिभुज के कोण कितना दे रखा है आपको, त्रिभुज के कोण क्या दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। 3 कोण है त्रिभुज के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल। तो 1:2:3 होना चाहिए, एक इसका डबल है, एक इसका त्रिगुना है। ये इसका क्या है, डबल है, और ये इसका क्या है, त्रिगुना है। तो ऑप्शन में देखो, ये दोनों तो बराबर आगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों भी बराबर आगे पॉसिबल नहीं है,
ये इसका तिगुना है, 15 3 45, जबकि डबल होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। ये इसका डबल है और ये इसका ट्रिपल है, तो ये आपका आंसर सही है, ए। बिना सोल्व के टिक कर सकते हो आप, ठीक है। रेशियो सेम होना चाहिए दोनों में। अब देखो इसको अगर हम वन कंप्लीट सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको 1x, इसको 2x और इसको 3x ले लो, और इनका जो सम होता है वो कितना आता है आपके पास 180 डिग्री। तो आपके पास कितना आ गया ये 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 180/30, तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 6, x की वैल्यू 6 आ गई, 6 नहीं 3 आएगा ना, 6 नीचे 6 आएगा, नीचे 6 आएगा, तो 30 डिग्री आ गया x की वैल्यू। अब 30 आ गया तो ये तो आपके पास 30 आ गया। अब ऑप्शन में पहला आंसर 30 किसमें, ए में ही है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री बाई 2 × 30 60। तीसरा क्या आएगा 3 × 30 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या 36 अधिक है। अगर दोनों का योगफल आपके पास कितना है 48 है, तो संख्या बताइए। एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपके पास 36 दे रखा है, और उनका योग जो है n1 + n2 वो कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो वन नंबर आपको निकालना क्या, नंबर क्या है। तो देखो डिफरेंस देखो 36 किस में आ रहा है। अब देखो चेक करते हैं, पहला चेक करेंगे तो इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है, जबकि 36 आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सम तो 48 आ रहा है, सम तो क्या आ रहा है आपके पास 48 आ रहा है 48। इनका डिफरेंस करोगे तो 36 कभी आएगा ही नहीं, सम तो 48 आ रहा है इसमें, 36 + 12 कितना आ रहा है 48, लेकिन डिफरेंस 36 नहीं आ रहा है, डिफरेंस 36 नहीं आ रहा है। इसका देखोगे डिफरेंस करो 42 - 6 तो आपको 36 मिल रहा है, और सम करने पे कितना आ रहा है 48 आ रहा है, सम करने पे कितना आ रहा है 48, मतलब यही फुलफिल कर रहा कंडीशन को, तो यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे डिफरेंस आ ही नहीं सकता 36, सम 48 आ रहा है, सम तो 48 आ रहा है यहाँ भी, ये तो दो, ठीक है, सम क्या आ रहा है 48, तो आपका आंसर क्या आ गया सी आ गया। तो ये तो ऑप्शन से हमने उड़ा दिया क्वेश्चन को। लेकिन आप बोलोगे सर सोल्व करें तो कैसे करेंगे, जब एक बार प्लस में दे रखा और एक बार माइनस में दे रखा हो ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपको अगर वैल्यू निकालनी हो, इधर बड़ी वाली वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, और छोटी वाली वैल्यू निकालनी है तो दोनों का सब्ट्रैक्ट, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करके 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 84 डिवाइडेड बाई 2 यानी 42, और ये हो जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6। दिस इज योर आंसर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण पूरी रिजु कोण के बराबर होता है। रिजु कोण किसको बोलते हैं, रिजु कोण 180 डिग्री को बोलते हैं। किसको बोलते हैं 180 डिग्री, समझ रहे हो इस बात को, स्ट्रेट एंगल। तो कितने बजे होता है भाई, घड़ी आपके पास ये सामने रही, कितने बजे दोनों के बीच में जो है एंगल वो बनता है 180 डिग्री, 6 बजे, 6 बजे बनता है भाई। कितने बजे बनता है 6 बजे। ये सेंटर है, ये आपके पास 12 है और ये आपके पास 6 है। जब 6 बजते हैं तो छोटी सुई इधर होती है और बड़ी सुई कितनी होती है इधर, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है आपके पास 180 डिग्री का 6 बजे, तो 6 AM आपका राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत। और 90 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री कब बनता है 3 बजे। अगर आप घड़ी में 3 बजाओगे, घड़ी में आप 3 बजाओगे, ध्यान से समझना, ये आपके पास 3 है और ये 12 है, तो घड़ी में आप 3 और 9 बजाओगे, 3 और 9 बजाओगे तो 90 डिग्री बनता है। 3 बजाओगे तो आपके बड़ी सुई इधर होगी, छोटी सुई इधर होगी, कितना होगा 90 डिग्री होगा। और 9 बजेंगे घड़ी में, घड़ी में जब 9 बजेंगे तो क्या होगा, 9 बजेंगे, 9 इधर होता है, 12 इधर होता है, तो बड़ी सुई इधर होगी और छोटी सुई इधर होगी, तो एंगल कितना होगा, ये 270 डिग्री होगा। कितना होगा 270 डिग्री, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 3 बजे, 3 बजे जो एंगल होगा आपका, ठीक है, वो कितना होगा 90 डिग्री। और 9 बजे जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा 270 डिग्री। और 6 बजे जो एंगल होता है 6 बजे, वो एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। पीएम, एएम या पीएम दोनों की बात कर लो आप चाहे एएम की बात करो चाहे पीएम की बात करो, एएम कर लो या पीएम कर लो, दोनों में सेम होता है। तो 6 AM आपका आंसर आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। और पीएम के करेंगे तो रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो पीएम में 6 PM का मतलब क्या होता है हमारे पास 12 + 6 18 आ जाता है आपके पास, 18 PM बोलते हैं रेलवे के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको तो एएम दे रखा, तो एएम आपका आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है 21 कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 12 और 18 से भाज्य है
फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 12 और 18। तो वो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं 6, 12 और 18, और वो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 36। अब देखो प्रॉब्लम ये है ऑप्शन में 36 नहीं है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट 360 पे जाके टिक कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। आपको देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 36 होना चाहिए था, क्योंकि वो छोटी छोटी संख्या 36 होती है। लेकिन हाँ, एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बनाएगा, वो ये बोल रहा है कि 36 सबसे छोटी होती है, लेकिन इन चारों में से कौन सी है, इन चारों में से कौन सी है। इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं होती है जो इन तीनों से डिविजिबल है, तो इन चारों में से छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों से डिविजिबल है। वो आपके लिए एलसीएम की बात नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 6, 12 और 18 से डिविजिबल है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 और 18। तो इनमें से छोटी छोटी संख्या जो तीनों से डिविजिबल है। तो 60 में 5 और 12 का, 6 और 12 का तो होता है, लेकिन 18 का नहीं होता है। अगर 120 की बात करें तो 6, 12 का होता है, 18 का नहीं होता है। इसमें तीनों का डिवाइड हो रहा है और इसमें भी तीनों का डिवाइड हो रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी है, बी आपका राइट आंसर। दोनों में हो रहा है डिवाइड तीनों का, लेकिन छोटी संख्या पर टिक करना, बी आपका राइट आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन 22। निम्न त्रिकोण में से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिकोण को दर्शाता है। आपको बताना इनमें से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिकोण को दर्शाता है, समद्विबाहु त्रिकोण को। अब देखो क्वेश्चंस थोड़ा इलॉजिकल, डाउटफुल क्वेश्चंस लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स गिवन कैन दोज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। डाउटफुल क्यों, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए जानना बहुत जरूरी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है, तो ये दो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा। और तीसरा एंगल हम ले लेते हैं y डिग्री। और आपको पता है कि तीनों का सम क्या होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी ये 2x और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये त्रिकोण जो बन रहा है 2x प्लस y, ये दो इक्वल एंगल है और एक अनइक्वल एंगल है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको बोला नहीं गया है, आपको बोला गया इनमें से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिकोण को दे। अब इक्वल एंगल दे रखे हैं, इक्वल एंगल तो एक भी नहीं है। अगर इक्वल एंगल होते तो हम देख के बताते, दो इक्वल एंगल जो होता है वही आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इक्वल एंगल की बात नहीं कर रहा, तो किसकी बात कर रहा है, वो आपको एक तो 2x की वैल्यू दे रखा है और एक y की वैल्यू दे रखा है। यानी दो इक्वल एंगल का सम दे रखा है और एक थर्ड एंगल दे रखा है। लेकिन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या हो सकता है इक्वल एंगल दे रखा हो आपको, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल दे रखा हो, एक इक्वल एंगल दे रखा हो और एक अनइक्वल एंगल दे रखा हो, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से जो दे रखा है, या तो 2x और y दे रखा, तो इनका सम 180 होना चाहिए। अब इनका सम 180 करोगे तो इसका सम कितना होगा, 90 प्लस 45, तो आपको 135 मिलेगा। तो सम 180 नहीं है, ठीक है। इसका करोगे तो 60 प्लस 30, इनका भी सम 180 नहीं है, ठीक है, 180 नहीं है। इनका भी 160 है, 120 प्लस 40, इनका भी सम 180 नहीं है, 160 आ रहा है। इनका भी सम करोगे तो 90 प्लस 50 140 है, तो 140 नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं दे रखा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग दे रखा है, पूरी लैंग्वेज इनकम्प्लीट दे रखी थी पेपर में। मैं आपको पूरा बता देता हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आपको एक इक्वल एंगल और एक अनइक्वल एंगल दे रखा है, एक इक्वल और एक अनइक्वल, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं इक्वल इसको लेता हूं, ध्यान से समझना, इक्वल इसको लेता हूं तो एक अगर 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, और तीसरा अनइक्वल एंगल 90। अब इनका सम करो, 180 डिग्री आ रहा है। अब इनका सम करो, 180 डिग्री दे रखा है। इनको देखो, अगर मैं 90 को इक्वल लेता हूं तो 90 प्लस 90, दो 90 हो जाएंगे। अगर मैं 90 को इक्वल लेता हूं और 45 को अनइक्वल लेता हूं तो ये तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, एक इक्वल दे रखा है और अनइक्वल एंगल दे रखा है, एक इक्वल एक अनइक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होगा। ये क्यों नहीं होगा 60 30, क्योंकि अगर मैं 60 को इक्वल लेता हूं और 30 को अनइक्वल लेता हूं तो 180 नहीं हो रहा है, पूरा 180 होना चाहिए, 330 का सम। और अगर मैं 30 को इक्वल लेता हूं और 60 को अनइक्वल लेता हूं तो भी 180 नहीं होता है, 150 होता है, ठीक है। मैं तीसरे पे जाता हूं, 120 को इक्वल लेता हूं, 120 को इक्वल लेता हूं और 40 को अनइक्वल लेता हूं तो भी आंसर 180 से ज्यादा जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 40 को इक्वल लेता हूं, 120 और 40 को इक्वल लेता हूं तो मेरे पास 200 होता है, ये भी 180 से ज्यादा है। यानी आपको ऐसे लेना है कि सम 180 भी आए और फॉलो भी करे इसको। 90 पे जाते हैं, 90 को इक्वल लेते हैं तो 90 पे इक्वल बनेगा, क्योंकि दो 90 इक्वल हो गए तो 180 तो वही हो जाएगा। फिर 50 ऐड करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा।
50 को लेते हो तो 50 इक्वल हो गया और 90 अनइक्वल है तो 190 डिग्री आ जाएगा सम, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक में ही पॉसिबल हो रहा है, फर्स्ट आपका राइट आंसर आएगा, जिसमें एक इक्वल और एक अनइक्वल एंगल है। इक्वल कौन सा 45 और अनइक्वल कौन सा 90 वाला। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस, इसमें दो साइड इक्वल है, ये 45 और ये 45 और ये 90 डिग्री, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इनकम्प्लीट दे रखा, आपको सिर्फ ये दे रखा कि इनमें से कौन सा त्रिकोण समद्विबाहु को बता, वो आपको दिमाग लगाना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है कि दो का सम और 30, यानी दो वैल्यू दे रखी है आपको, 3 एंगल दे रखा हो तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 2 एंगल जो इक्वल है वही आपका आंसर है, लेकिन 3 एंगल नहीं दे रखा, 2 दे रखा है, और वो 2 कौन से दे रखे हैं, 2 अलग अलग एंगल दे रखे हैं या 2 का सम एक दे रखा है एक अलग दे रखा है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, तो एक इक्वल एंगल दे रखा है और एक अनइक्वल एंगल दे रखा है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक आयताकार की लंबाई, एक आयताकार कोई भी कुछ आपके पास चीज है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ भी है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी कि आयताकार हम कुछ भी बना लेते हैं, सबसे पहले इसकी जो लंबाई है आपके पास, लंबाई और बी, तो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना है, लंबाई वो चौड़ाई से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, तो लंबाई माइनस चौड़ाई कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, अगर उसकी परिधि 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये 5 है आपके पास, ये 5, परिधि क्या होती है 2 ब्रैकेट l प्लस बी, ये आपको 50 दे रखा है, तो l प्लस बी का मान कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो l प्लस बी आपको कितना दे रखा 25 दे रखा है। आपको बोला रेक्टेंगल 50 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया, एरिया पूछा आपको, तो एरिया पूछा तो पहले तो एल और बी निकालो। एल निकालेंगे तो क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एल कैसे निकालते हैं 25 में प्लस ऐड करके 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 30/2 कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, और बी निकालेंगे तो माइनस करके 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा आपके पास 20/2 यानी 10 आ जाएगा। तो एरिया क्या आएगा आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ, और लेंथ कितना है 15 × 10 = 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 12 लोग एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 12 लोग एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 20 लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी 12 लोग एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 20 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे, सेम काम। तो कर दो डिवाइड, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल कितना आएगा आपके पास 12 × 15 डिवाइडेड बाई 20, तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो 9 डेज आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 9 डेज आपका राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 अभाज्य संख्याओं का लेसप कितना होता है। 2 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो होता है उनका जो लेसप होता है वो नंबर्स का गुणनफल ही होता है, क्योंकि कॉमन तो कुछ आता नहीं है, जो कॉमन नहीं आता उनको मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है गुणनफल। दिस इज योर आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले। तो आज के आप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए प्यारे बच्चों। आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आएगा, कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी आपको, और आप ऐसे ही सेशन को एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए मेरे साथ, और इन पेपर्स को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे और सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले पेपर में, तब के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।